Because it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. आपके पास तो टाइम ही नहीं है साहब। आप तो हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस चोरी, और आप महंगाई पर बोलते नहीं हैं, आप बेरोजगारी पर बोलते नहीं हैं। आपका दिमाग एकदम से सुन्न कर दिया गया है। आपको ये पता है कि अगर रसिया से तेल जो 30% डिस्काउंट पर भारत को मिल रहा है, अगर उस पे भी अमेरिका टैक्स लगा देगा तो तेल का क्या भाव हो जाएगा? अगर देश की सरकार ने आपको उलझा कर रखा हुआ है, आप केवल उलझे रहिए, आप तालियां बजाइए, आप वक्फ बिल पास होने पर लड्डू बांटिए, पटाखे फोड़िए, जश्न मनाइए, 5 किलो मुफ्त के राशन को तोड़िए। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया। ये जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है।
आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, लोग हो, व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, भाई साहब, तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बिल लाया, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ये बिल बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह नवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये देश धीरे धीरे 1000 वर्ष के लिए तैयार हो रहा है। कैसे तैयार हो रहा है ये किसी की समझ में नहीं आया, परंतु जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो हो रहा होगा। आजादी के बाद से इस देश में संविधान है और कानून है और कानून के अनुसार ही ये देश चलता है। तो अगर कानून के अनुसार ही चलता है तो फिर कैसे 1000 वर्ष के लिए तैयार हो रहा है? क्या हालात है कि जो 1000 वर्ष के लिए आप इस देश को तैयार कर रहे हैं? अब आप इससे हटकर एक बात सोचिए कि जो देश 1000 साल के लिए तैयार हो रहा है और जिस देश में सरकार चुनी जाती है और सरकार चुनने के बाद वो कुछ भी बोल देती है तो वो कानून बन जाता है। कुछ भी करती है तो बोलते हैं कि हमें तो जनता ने चुना है और जनता की ऐसी इच्छा है। तो कैसे 1000 वर्ष के लिए तैयार हो रहा है? खैर, इसका ये कतई भी कारण नहीं है कि देश तरक्की नहीं करेगा या देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य कतई भी नहीं है ये, परंतु कैसे बढ़ेगा इसके नागरिक अगर सरकार को चुनते हैं और सरकार उन नागरिकों को उनकी उसकी एवज में रोज नए नए पंगे, रोज नए नए कानून, रोज नई नई बातें पेश करती रहेगी और आपको बेरोजगारी ऐसे विषयों से हटाए रखने के लिए रोज नए कानून आएंगे। कभी वक्फ बिल आएगा तो कभी औरंगजेब आ जाएगा, कभी बुलडोजर आ जाएगा, कभी संभल आ जाएगा। ऐसे में कैसे 1000 वर्ष के लिए तैयार हो रहा है? अब जब देश के नागरिक इन चीजों में उलझे रहेंगे तो आप खुद सोचिए कि देश 1000 वर्ष के लिए कैसे तैयार होगा। देश की जनता को इन मुद्दों से उलझाए रखो। सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप इन उलझनों में फंसे रहिए और सरकार जो चाहेगी वो आपके सामने करती रहेगी। नया मुद्दा वक्फ बिल का है। का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था
वक़्फ को देने का काम कर दिया। तो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें, हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो। वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया? ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। वक्फ बिल पास भी हो जाएगा, लागू भी हो जाएगा, परंतु क्या आपको पता है इस सरकार ने या इस सरकार के किसी प्रतिनिधि ने या इस सरकार के किसी मंत्री ने या इस सरकार के किसी अधिकारी ने क्या आपको बताया कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है? जो हमारे देश में बाहर से पैसा आता था, डॉलर आते थे, उसमें कितनी कमी आ गई है। अमेरिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि हमारा आजादी का दिन है। भारत के ऊपर उसने 26% टैक्स लगा दिया। विश्व गुरु चुप है। विश्व गुरु बैंकॉक घूम रहे हैं, विश्व गुरु बिल बनवा रहे हैं, वक्फ बिल को पर तालियां बजा रहे हैं, परंतु अमेरिका से कुछ भी कहने के लिए या मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। उधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जो और देश हैं उन्होंने इसका विरोध किया। वहां के प्रधानमंत्रियों ने कहा कि आपने गलत काम किया है, परंतु स्वयंभू विश्व गुरु चुप है। स्वयंभू हर 2 महीने में 1 या 2 बार विदेश की यात्रा कर लेते हैं, बस टीटीसी कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को कठोरतावादी देश बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत हमसे 52% चार्ज करता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा 26% चार्ज करेंगे। सुनिए अमेरिका। 6%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China, we took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand.
कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों पर 50% के करीब टैक्स बढ़ाकर कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को भी चेता रहा है। भारत पर अभी 26% लगाया है, परंतु आने वाले वक्त में ये बढ़ भी सकता है और पश्चिम एशिया को ट्रंप दबाना चाहता है और उसमें सबसे जो बड़ा रोड़ा है वो है भारत। तो अगर भारत ने जब टैक्स हटा दिया, टैक्स कम कर दिया अपने यहाँ का जो टैक्स लेता था भारत, तो फिर ये टैक्स टैरिफ क्यों बढ़ाया अमेरिका ने? भारत के विदेश मंत्री कहाँ हैं? वो क्यों नहीं कहते कि आप हमारे ऊपर टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री तो मैंने बताया वो तो अभी घूमने गए हैं, उसके बाद आएंगे, कोई नया मुद्दा लाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर उसी में लग जाएंगे। इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस पर क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मेलोनी ने गलत बताया है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उपायों को गलत कहा। ट्रंप ने आज के ऐलान में भले ही कनाडा, मेक्सिको का जिक्र नहीं किया, दोनों पहले से 25% टैरिफ का सामना कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी ने मीडिया से कहा, कनाडा ट्रंप के टैरिफ का जवाबी उपायों से मुकाबला करेगा। कनाडा की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए कैबिनेट से पहले उन्होंने कहा, उद्देश्यों के साथ और ताकत के साथ काम करना आवश्यक है और हम यही करेंगे। मेरी प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तरफ से आई। उन्होंने इसे पूरी तरह से अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का इस बात पर असर पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह किसी दोस्त का काम नहीं है। हालांकि उन्होंने बदले में टैरिफ लगाने की बात में संकोच दिखाया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर दौड़ में शामिल नहीं होगा, जो महंगाई और धीमी वृद्धि की ओर ले जाता है। सवाल उठता है, आखिर विश्व गुरु को बोलने से रोक कौन रहा है? क्यों नहीं बोल रहे देश के प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते विदेश मंत्री? चीन ने भी अपनी नई चाल चल दी है। चीन अपना व्यापार, क्योंकि ये जो प्रतिद्वंदिता है ये व्यापार की प्रतिद्वंदिता है और इसमें चीन किसी भी रूप में अपने आप को पीछे नहीं करना चाहता। सीधा प्रहार किया है अमेरिका पर। इस खबर को देखिए, चीन ने अपनी कंपनियों पर रोक लगा दी है अमेरिका में निवेश करने को लेकर, यानी कि वो अमेरिका पर पलटकर दबाव बना रहा है। इन दो खबरों को देखिए। ट्रेड वॉर्स, चाइना रेस्ट्रिक्ट्स कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द यूएस। चाइना restricts companies from investing in US as tensions rise। सरल शब्दों में यह खबर क्या है? चीन ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब वहां की लोकल कंपनियों, चाहे वो छोटी हों या मल्टीनेशनल, उन्हें अमेरिका में इन्वेस्ट करने से रोक दिया गया है। ये पाबंदियां लिबरेशन डे के पहले आई हैं, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब ग्लोबल ट्रेड वॉर में दबदबा बनाएगा और अपनी शर्तों पर चलेगा। शी जिनपिंग की सरकार ने यह अनएक्सपेक्टेड चाल ट्रंप पर चली है ताकि व्हाइट हाउस के साथ होने वाले ट्रेड नेगोशिएशंस में अपना फायदा उठा सके। इस डेवलपमेंट से चीन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका अपने देश में आने वाली भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिस कर सकता है। तो जब चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? और आज डोनाल्ड ट्रंप इसे मुक्ति दिवस घोषित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन अमेरिका इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका की नियति को फिर से प्राप्त किया गया और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से अमीर बनाना शुरू किया था। हम इसे अमीर, अच्छा और अमीर बनाने जा रहे हैं। हमारे देश अमेरिका को निकट और दूर के देशों, मित्र और शत्रु दोनों समान रूप से लूट रहे थे। बलात्कार किया गया। अमेरिकी स्टील वर्कर्स, ऑटो वर्कर्स, किसान और कुशल कारीगर, उन्हें वास्तव में गंभीर पीड़ा हुई। मैं दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रेसिप्रोकल, इसका मतलब है कि वे हमारे साथ जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम उनके साथ करेंगे। सबसे अब सवाल उठता है कि जब भारत ने अपना टैरिफ कम कर दिया
तो भारत के ऊपर 26%, जो पहले 6% था, उसमें 20% की बढ़ोतरी करके अमेरिका ने क्यों टैक्स बढ़ा दिया? अमेरिका क्यों भारत पर दबाव बनाना चाहता है? दरअसल एशियन बाजार पर इस टैरिफ का बहुत असर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर चीज महंगी हो जाएगी। जो भारत तेल लेता है रूस से, 30% का उसमें डिस्काउंट रूस देता है। अगर उसमें भी अमेरिका घुसना चाहता है, उसमें भी टैक्स लगा देगा, तो आप जानते हैं कि यहां इस देश में तेल की क्या स्थिति हो जाएगी। तेल इतना महंगा बिकेगा कि आप खरीद नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डींगे मारते थे, बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि हम ये कर देंगे, ये विश्व गुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। दोस्त तो वो भी मान रहा है, मगर दोस्त की पीठ में छुरा भी तो वही घोंप रहा है। तो इस छुरा को क्यों घोंपवा रहे हैं ये प्रधानमंत्री? ये समझ से परे है। इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में घुसना चाहता है। वो चाहता है कि कृषि क्षेत्र का बाजार हमारे लिए भारत खोल दे। लेकिन अगर भारत कृषि क्षेत्र खोल देता है तो उससे देश में महंगाई तो नहीं बढ़ेगी, परंतु किसान, जो यहाँ का किसान है, वो जो अनाज उगाता है, जब विदेश से अनाज आना शुरू हो जाए, अमेरिका से अनाज शुरू हो जाएगा, तो यहाँ का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका अगर इस देश के कृषि क्षेत्र में घुसना चाहता है तो क्यों नहीं बोल रहे विश्वगुरु, क्यों नहीं बोल रहे विदेश मंत्री? और रहा सवाल टैरिफ का, तो टैरिफ से तो इस समय आप ये देख लीजिए, इस समय शेयर बाजार का क्या हाल है। क्या आपको पता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स बढ़ा है? क्या आपको यह पता है कि कौन सी चीज कितनी महंगी हो गई है? नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है साहब। आप तो हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस चोरी और इस पर अटके रहिए। क्या आपको पता है यूरोपियन यूनियन ने अपने देश के नागरिकों को कहा है कि आप अपने घर में 24 घंटे का राशन खाने का जरूर रखिए, क्योंकि उन्हें डर है कि पुतिन इस समय बेलगाम हो चुका है और वो कभी भी युद्ध छेड़ सकता है। आपके देश में किसी ने कहा आपको 5 किलो राशन, आपको हिंदू मुसलमान, आपको औरंगजेब, आपको कब्रिस्तान, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप महंगाई पर बोलते नहीं हैं, आप बेरोजगारी पर बोलते नहीं हैं। आपका दिमाग एकदम से सुन्न कर दिया गया है। आपके दिमाग में वो चीज अब आनी ही बंद हो गई है कि आखिर कल हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, जब बच्चे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे उस समय? क्या आपके पास इस बात सवाल का जवाब है कि अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया वो किस किस प्रोडक्ट पर बढ़ाया? क्या आपको यह पता है कि अगर रसिया से तेल जो 30% डिस्काउंट पर भारत को मिल रहा है, अगर उस पे भी अमेरिका टैक्स लगा देगा तो तेल का क्या भाव हो जाएगा? अगर 20% भी लगा दिया उसने तो 120 रुपए पार कर जाएगा तेल। आप सोच सकते हैं इस बात, परंतु आपके पास तो ये सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि इस देश की सरकार ने आपको उलझा कर रखा हुआ है। आप केवल उलझे रहिए, आप तालियां बजाइए, आप वक्फ बिल पास होने पर लड्डू बांटिए, पटाखे फोड़िए, जश्न मनाइए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो बिल आप ही के लिए बना है और अब तो आपको वो सारी जमीन वक्फ की आपको मिल जाएगी। वो आपको नहीं मिलने वाली है। वक्फ की जितनी जमीन है वो अडानी अंबानी को मिलेगी। डिस्प्यूट होगा, सरकार अपने हाथ में लेगी और उसको अडानी को दे देगी। धारावी को दे चुकी है, रेलवे दे चुकी है, एयरपोर्ट दे चुकी है, लाल किला दे चुकी है, ताजमहल दे चुकी है, और क्या क्या देगी। आपको तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। आप केवल ताली बजाइए और 5 किलो मुफ्त के राशन को तोड़िए, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। आप बेरोजगार हैं, आपकी बेरोजगारी का फायदा उठाया जा रहा है, आपके बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, आपके बच्चे मुसलमानों से लड़े जाके
उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़े। ये हो रहा है। आप खुश हैं, खुश रहिए। हम लोग खुश नहीं है, हमें भविष्य दिखता है, इसलिए हम अपनी बात कहते हैं। आपको पसंद आए तो अच्छा, ना पसंद आए तो अच्छा। कमेंट में गाली लिख दीजिए, कमेंट में अच्छा लिख दीजिए, आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।